आज लोजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चिराग पासवान की नए साल पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने इसमें 2-3 मुद्दों पर प्रमुखता से बात की। उन्होंने सबसे पहले तो जो जी राम जी कानून है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, मनरेगा बचाओ महासंग्राम। उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष हर बार ऐसे ही करता है, नए कानून बनाए जाते हैं उसका विरोध करता है। उन्होंने वोट चोरी को मुद्दा बनाया, उसका बैकफायर हुआ। साथ ही चिराग पासवान ने संगठन विस्तार को लेकर अपनी बात कही कि खरमास के बाद संगठन विस्तार किया जाएगा और चुनाव महाराष्ट्र माफ करे पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव में भी लोजपा की भूमिका रहेगी। इस पर उन्होंने टिप्पणी की। एक देश बिहार व्यापी यात्रा भी उन्होंने बताया कि खरमास के बाद वो बिहार में एक यात्रा का भी प्लान कर रहे हैं जो पूरे बिहार में गुजरेगी, उस पर भी प्लानिंग होगी। तो 3-4 मुद्दों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजद के नेता तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की कि वो बाहर रहते हैं, यहाँ मौजूद नहीं रहते हैं। साथ ही उन्होंने मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन किया है जो हर साल बिहार में अक्सर होता है। तेज प्रताप यादव भी उसी भोज का आयोजन कर रहे हैं और चिराग पासवान ने भी किया है, उसमें सबको आमंत्रित किया। और उस 14 जनवरी के भोज के कार्यक्रम के बाद ये सारी गतिविधियों पर निर्णय लिए जाएंगे, संगठन विस्तार पर भी और कैसे भी बाकी राज्य जहां चुनाव है वहां पर काम किया जाएगा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से मनरेगा को लेकर जो कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन शुरू करने वाली है, कर रही है, उसको काउंटर करते हुए था, यह बताते हुए कि सरकार की योजनाओं का विरोध करना विपक्ष का काम रह गया है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यकीनन बिहार प्रदेश से जुड़े हुए कई विषय, पार्टी से जुड़े हुए विषय जो आपके समक्ष मैं भी रखूंगा। आप लोगों के यकीनन कई सवाल भी होंगे, इनके भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर इन तमाम बातों से पूर्व एक राष्ट्रीय मुद्दा जिसके बारे में मैं आप सबके समक्ष अपनी बातों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की हो। जितने भी विषय सरकार के द्वारा उठाए गए, ले लिए गए या नीतिगत विषयों पे जब जब सरकार को रोकने का काम किया, ऐसे में विपक्ष ने जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया और इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल ने बखूबी तरीके से किया। शुरू से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर लिए गए फैसले, भले वो एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो या फिर एसआईआर जैसा विषय हो, तमाम इन विषयों को लेकर विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा करने का काम किया। जबकि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की सोच के साथ बनाया कानून था जो अपने देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। और इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी बल्कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात का माहौल देश भर में बनाया गया। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश जैसे देशों में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को लाया गया। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है। कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है। तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब एसआईआर को लेकर क्या, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक
एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, बट जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और ना ही भाई हम लोग के भी तो बीएलए है हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये गड़बड़ी हुई वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी है, खामोश थोड़ी बैठते, सड़क पर आते, अपने हक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते। पर पूरा चुनाव शांतिपूर्वक बीत गया, कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। अब जहां जहां और चुनाव हो रहे वहां पे वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, जबकि बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इनके इस विषय का जवाब देने का काम किया। अब एक और बड़ा फैसला जो मेरी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से लिया गया, ये फैसला मनरेगा को लेकर हम लोगों ने लंबे समय से देखा कि देश में इसको बनाकर भी, इसको आधार बनाकर भी राजनीति करने का प्रयास किया गया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और एक ऐतिहासिक सोच वाला ऐतिहासिक फैसला बताकर हमारे देश के लोगों को मिट्टी खोदने के काम में लगाकर रखने का काम किया। और बीते सालों के साथ मनरेगा सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया। और हर वो व्यक्ति जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है वो इन बातों से सहमत होगा कि किस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जाता है, किस तरीके से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, बिचौलिए पैसे ले जाते हैं, या सिर्फ हस्ताक्षर करके बिना कोई काम किए हुए पैसों की निकासी कर ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। साल दर साल बीतते गए, इस व्यवस्था का लाभ किसी परिवार को मिला हो, किसी गरीब मजदूर को मिला हो, यह अनुभव हम लोग को ना के बराबर हो। पर हाँ, जो लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपने बड़े घर, गाड़ियां, बंगले सब बनाने का काम किया। और आज जब इस भ्रष्टाचार के अड्डे के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा प्रहार किया गया है तो मैं कांग्रेस की तकलीफ को भी भली भांति समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये उनकी सोच की भ्रष्टाचार की ये योजना थी, उनके द्वारा निर्माण की गई। अब इसमें जितने लूप होल्स थे, जब हम लोगों ने उसको टाइटन अप करने का काम किया, जब उन लूप होल्स को हम लोगों ने कसने का काम किया, तो आज इनकी दुखती रग पे हाथ पड़ा है और ये इनकी तिलमिलाहट का कारण बना। इन्होंने जितने संशोधन भ्रष्टाचार में कर एक नई योजना के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, जी राम जी के नाम से गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण को लेकर इस योजना को लाया गया। अब कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि इन्होंने जो स्कीम भ्रष्टाचार के लिए तैयार की थी उसको एक सशक्त स्वरूप केंद्र सरकार के द्वारा कैसे दिया जाए। तो इन्होंने 2-3 बिंदु इसमें से उठाने का काम किया। सबसे पहले तो भावनात्मक तरीके से राजनीति करने का काम किया कि इसमें से बापू का नाम हटा दिया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। नाम क्यों बदला गया? प्रभु इतिहास गवाह रहा है, भारत में समय समय पर योजनाओं में सुधार किए गए हैं, योजनाओं में बदलाव किए गए हैं परिस्थिति के अनुसार, और कई बार संभवतः उस योजना से प्रेरणा लेते हुए एकदम नए स्वरूप में दूसरी योजनाओं का गठन किया गया है और उसका नाम बदला गया है। ऐसा नहीं है कि उस योजना का कोई अपमान करने के लिए कांग्रेस वाले ही कितनी हम लोग की योजनाओं को गिनाते फिरते रहते हैं कि भैया स्वच्छ भारत क्या है, हम भी तो निर्मल ये करते थे वो करते थे, उसी का ही एक स्वरूप है ये। तो जब आपको वो बातें समझ में आती थी तो आज इस बात पे राजनीति करने का क्या आधार बनता है कि आप बापू का नाम हटा दें? कौन बापू के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की सोच भी सकता है? और आपको एतराज किस नाम से हो रहा है? इसके खैर कई कारण हैं।
राम से आपको एतराज रहा है, इस बात का प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं। कांग्रेस की सोच राम, सनातन, इन सबको लेकर क्या रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण, उसमें इनका बहिष्कार, ये तमाम चीजें दिखाता है कि कांग्रेस को इस नाम से एतराज रहा है। पर कैसे बोले कि इस बात से हमको एतराज है, इस नाम से हमको एतराज है, तो उसका आधार क्या बनाया गया कि भाई बापू का नाम आपने बदल दिया। बापू के सबसे प्रिय नामों में से एक राम जी का नाम था। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो आखिरी क्षणों में उनकी जुबान पे हे राम ही था। और मैं नाम की राजनीति में नहीं उलझना चाहता, आप इसके मेरिट्स पर चर्चा कीजिए ना। जी राम जी के मेरिट्स पर मुझे बताइए कि भाई हमने कहां कमी छोड़ी है, उसमें हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। 100 दिन से ज्यादा 125 दिन की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, 25% इजाफा इसमें किया गया है। इस मेरिट पे हमसे टकराइए, बोलिए कि भैया क्यों आपने कर दिया, 25 दिन ज्यादा की गारंटी आप क्यों दे रहे हैं, इस पे चर्चा कीजिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार। इन्होंने एक और भ्रम क्या फैलाने का काम किया कि आप लोगों ने स्टेट के ऊपर भार डाल दिया है, स्टेट के ऊपर अब ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पे पहले के समीकरण के बनस्पत अब 60-40 का रेशियो आ गया, तो अब स्टेट के ऊपर भार पड़ेगा। किसको चिंता हो रही है इस बात की? विपक्ष को। कितने राज्यों में सरकार है भैया आपकी? स्टेट पे भार पड़ने की चिंता किसी को होनी चाहिए तो हम लोग को होनी चाहिए ना। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं, हम लोग को चिंता होनी चाहिए। कितनी जगह पे आपकी राज्य आपकी सरकारें हैं कि आपको चिंता हो रही है कि स्टेट के ऊपर भार पड़ रहा है? और वैसे तो हर चीज में संघीय ढांचे को ये याद कराएंगे, जो केंद्र से लाभ लेना होगा तो उसमें संघीय ढांचा ये बोलते नहीं थकते। और जब संघीय ढांचे के आधार पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच के साथ स्कीम का निर्माण किया जाता है तो उसमें इनको एतराज हो जाता है कि भैया स्टेट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये बोझ पड़ने की बात नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा मनरेगा के विफल होने का। सही में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य का भी योगदान अब उसमें जा रहा है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि भारत के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को और सशक्त करने की सोच के साथ ये जो बदलाव किए गए हैं उसका यकीनन लाभ मिले। प्रैक्टिकल तौर पर भी देखिए, इससे पहले से मिट्टी खोदने के काम में लगाया जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे। रूरल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसके तहत लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यवस्था का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। सही मायनों में इस योजना का लाभ न सिर्फ उन गरीब मजदूरों को मिले बल्कि उनके माध्यम से हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य को भी मिले। ये बदलाव हम लोगों ने इस योजना में किए हैं। मैं पुनः कहता हूं कि भैया मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए ना, और हम लोग करने को तैयार है, आप कीजिए, और बेहतर सुझाव आएंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। पर ये सिर्फ भ्रम फैलाते रहना, देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेके, जी राम जी को लेके, मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें? और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें एतराज नहीं था? हर चीज में आपको सुधार चाहिए, बट अगर कहीं पे सही में सुधार किया जाता है तो आपको एतराज होने लगता है। हकीकत में ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रहार है और इस बात की तिलमिलाहट है। ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है जो इन्होंने कभी सीए को लेकर, कभी एसआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया? देश को आप कुछ दिनों के लिए आगजनी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं, और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं पुनः कहता हूं, मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार हैं। आप बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य है, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुचे राज्य भी है, और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में
वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इसीलिए विपक्ष कभी स्टेज के ऊपर पड़ने वाले बोझ को तो आधार बनाने का काम ना करें, बट हाँ बताए कि अगर हम लोग 125 दिन ज्यादा दे रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसके तहत अंडरटेक कर रहे हैं, क्या हम लोग वो गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? मनरेगा में अभी तक कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कोई एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू मेक श्योर कि इसमें लीकेजेस ना के बराबर हो। इस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर जाने का काम करें, और मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश में, हमारे बिहार में लोगों तक ये मैसेज जाए कि किस तरीके से इस योजना से आने वाले दिनों में हमारे गरीब मजदूरों को सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। हर योजना जो हम लोग लेकर आते हैं, विपक्ष सीधा उसको भ्रमित करने का काम करता है। महिलाओं को सशक्त करने की सोच के साथ जो 10,000 रुपए वाली योजना लाई गई, उसको भी उसी तरीके से कि रेवड़ी बांट रहे। मुझे समझ में आता है आप लोगों को कि फर्क क्या है दो चीजों में, और मुझे खुशी है एक सहयोगी होने के नाते मैं स्वागत करता हूं ऐसी योजना का, क्योंकि ये उन फ्री बीज में नहीं गिना जा सकता कि आपको महीने के इतने रुपए मुफ्त में आपको दिए जा रहे। ये महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। 10,000 रुपए से आप अपना प्रोजेक्ट बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद 1,90,000 रुपए और टोटल 2 लाख रुपए की योजना से आपके व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि ये रकम एक छोटे उद्योग को लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने में काफी है। मेरे खुद के मंत्रालय में पीएमएफएमई की योजना इसी सोच के साथ, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को हुआ, और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उसमें बिहार रहा इस साल हम लोग का, जहां पे पीएमएफएमई ने बेस्ट परफॉर्म किया, जहां पे छोटे उद्योग लगा के गांव देहात में रह रहे महिला पुरुष अपने आप को उद्यमी बना के जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में आते हैं। 2-4 लोगों को अपने नीचे रोजगार देने की क्षमता वो तैयार करते हैं। ऐसे ही इस योजना के तहत 10,000 और 1,90,000 से जब महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होंगी तो पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी होंगी। इन योजनाओं का ये लोग विरोध करते हैं, और सवाल वही कि भैया आपको भी तो पूरा समय दिया गया था ना, उस वक्त आप कर लेते। 2000 का पूरा दशक यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही थी, सुधार कर लेते इन योजनाओं। और इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं को बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किए जाते हैं। बट ऐसे में इस विषय को लेकर भ्रम फैलाना, मैं मानता हूं ये कतई उचित नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलकर, डराकर लोगों को अपने पक्ष में करने की एक परंपरा की शुरुआत कर रखी है। इनको पता है कि इनकी काबिलियत के आधार पर ये लोग कभी वापस सत्ता में नहीं आ सकते, तो ये चाहते हैं कि लोगों में डर भय का माहौल सांप्रदायिकता के आधार पर हो, लोगों को भ्रमित करने के आधार पर हो, बनाकर कैसे उनको अपने पक्ष में किया जा सके। पर बिहार की जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को नकारने का काम किया, आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव है, असम में हो, बंगाल में हो, मैं मानता हूं कि वहां पर भी जहां असम में हम लोग वापस आएंगे तो वहीं एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली एनडीए की सरकार बनेगी, ये विश्वास है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपनी भूमिका को इन राज्यों में निभाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। हमारे खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी को प्रभारी की जिम्मेदारी देकर पिछले 3 दिन से उनका प्रवास वहीं पर चल रहा है, जहां संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं के सुझावों को एकत्रित किया जा सके, ताकि उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का केंद्रीय संसदीय बोर्ड चुनाव की दृष्टि से बंगाल में हम लोग की क्या भूमिका रहेगी इस पर अंतिम फैसला ले सके। इन तमाम विषयों को कि हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इन योजनाओं का असर है कि आज देश में केंद्र की सरकार और एनडीए का गठबंधन
हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका लाभ बाकी राज्यों में भी हम लोग को मिलेगा। विपक्ष भले कितना भी भ्रम फैला ले, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से एसआईआर पर भ्रम फैलाकर इन लोगों ने हमें बिहार जीतने में मदद की, उसी तरीके से अब जी राम जी का विरोध कर ये हम लोग को बंगाल जीतने में भी हम लोगों की ही मदद करेंगे। सेल्फ गोल करने के लिए कांग्रेस, उनके सहयोगी, उनके नेता जाने जाते हैं, तो यकीनन इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। नववर्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, जहां आने वाले दिनों में बहुत जल्द राष्ट्रीय समिति में भी कई बदलाव पार्टी के द्वारा किए जाने हैं। मैं मानता हूं कि इस महीने के आखिर तक उसको भी आप सबके साथ साझा कर दिया जाएगा और उसी के अनुरूप बिहार में भी संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में नई जिम्मेदारियां पार्टी के कई नेताओं को दी जाएंगी। पार्टी आज एक मजबूत स्तर पर पहुंची है। हमारे विधायकों की एक अहम भूमिका है, हमारे मंत्रियों की एक अहम भूमिका है, जहां संजय सिंह जी, संजय पासवान जी बिहार कैबिनेट में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जब भी आप लोग के कोई तीखे सवाल आते थे तो मेरे पास जवाब होता था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं। पर अब अगर जब आप ये तीखे सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरी जवाबदेही और ज्यादा बनेगी, क्योंकि सरकार का हिस्सा हूं मैं। मेरे मंत्री हर उस योजना का हिस्सा हैं जो फैसले बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी को गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के सचेतक के तौर पे राज्य मंत्री के दर्जा के साथ ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे और इसी तरीके से पार्टी के तमाम हमारे विधायक आने वाले दिनों में विधायकों की भी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार के पास ये समय नहीं है कि हम लोग ये कहें कि अब काम शुरू होगा। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुगर मिल का मुद्दा अलग अलग मंचों पे मेरे द्वारा तो उठाया ही गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चिंतित रहे। ये एक अहम विभाग की जिम्मेदारी हम लोग के पास है, जिसके ऊपर फैसला पहली ही कैबिनेट में लिया गया है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे प्रदेश को मिलेगा। तैयार कर ली गई है। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी के नेतृत्व में इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द मुझे लगता है खरमास समाप्त होते होते तक आप सबके साथ उसको भी साझा किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 15 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार प्रदेश में यहीं पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने दही चूरा का आयोजन रखा है। आज मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, जहां उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ दही चूरा के भोज के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के तमाम साथियों को इसका निमंत्रण गया है। मैं आप सब से भी व्यक्तिगत तौर पर यह आग्रह करूंगा कि आप सब भी उसमें सम्मिलित हो और मकर संक्रांति से एक नई ऊर्जा, नई सोच, नए जोश के साथ हम लोग विकसित बिहार के निर्माण में सब मिलकर अपना योगदान दें, तभी 2047 तक हम लोग विकसित भारत बना पाएंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in